कोर्स बी हिंदी कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न प्रस्तुति समग्र हिंदी। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1 है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? उत्तर, कथानायक की रुचि पतंग उड़ाने, कंकरियां उछालने, कागज की तितलियां बनाकर उड़ाने, चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर मोटर गाड़ी का आनंद लेने तथा मित्रों के साथ बाहर खेलने में थी। प्रश्न 2, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? उत्तर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल पूछते थे, कहाँ थे? प्रश्न 3, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, दूसरी बार पास होने पर छोटा भाई बड़े भाई से कम डरने लगा। उसकी स्वच्छंदता और मनमानी बढ़ गई। उसे अपने पर घमंड होने लगा कि चाहे वह पढ़े या ना पढ़े वह तो पास हो ही जाएगा। उसे पतंग उड़ाने का नया शौक भी लग गया था। प्रश्न 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? उत्तर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। प्रश्न 5, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? उत्तर, बड़े भाई साहब किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी एक ही शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते और कभी कभी तो एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते और कई बार ऐसी शब्द रचना करते जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था। का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न 1, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? उत्तर है, छोटे भाई ने टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि अब खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और भाई साहब को डांटने का अवसर नहीं दूंगा। उसने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सभी विषयों और क्रियाकलापों का टाइम टेबल बना डाला, किंतु पहले ही दिन से उसे मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछलकूद, कबड्डी के दांवपेच, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती अपनी ओर खींच ले जाती थी और छोटा भाई पढ़ाई का टाइम टेबल भूल जाता था। प्रश्न 2, एक ही दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो वे उसे डांटने लगे और कहने लगे कि इस साल पास हो गए और कक्षा में प्रथम आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया है, गर्व हो गया है, लेकिन भाईजान घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। और इस बात के कई उदाहरण छोटे भाई को देखकर कहने लगे कि केवल परीक्षा पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। सफल खिलाड़ी वही है जिसका निशाना कभी ना चूके। पिताजी की गाड़ी कमाई को यूं ही व्यर्थ ना करो। गुल्ली डंडा ही खेलना है तो घर वापस चले जाओ। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? उत्तर है, बड़े भाई साहब को अपने छोटे भाई के सामने अपना बड़प्पन बनाए रखने तथा छोटे भाई के लिए मिसाल बने रहने के लिए अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। उनका मन भी बाहर खेलने, पतंग उड़ाने को मचलता था, लेकिन वे सोचते थे कि यदि वे खुद ही बेराह चलेंगे तो छोटे भाई को सही रास्ता कैसे दिखाएंगे, वे अपना बड़ा होने का कर्तव्य कैसे पूरा करेंगे। प्रश्न 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? उत्तर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को घमंड ना करने की सलाह देते थे और कहते थे कि उसे अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाना चाहिए, क्योंकि अंधे के हाथ बटेर एक बार ही लगती है। बिना पढ़े लिखे एक बार ही पास हुआ जा सकता है, बार बार नहीं। पढ़ाई करने के लिए मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है। घमंड करने वालों का परिणाम बुरा होता है। यह सब इसलिए कहा ताकि छोटा भाई मन लगाकर पढ़ाई कर सके। प्रश्न 5,
छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? उत्तर है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाया। वह पहले से अधिक स्वच्छंद हो गया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास हो ही जाऊंगा। अतः पहले जो बड़े भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद कर दिया। अब अधिकांश समय पतंगबाजी में बिताने लगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, अगर बड़े भाई की डांट फटकार ना मिलती तो छोटा भाई कक्षा में कभी अव्वल नहीं आता। भले ही उसकी बुद्धि तीव्र थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ता था वह बड़े भाई साहब की डांट फटकार के कारण ही पढ़ता था। यदि बड़े भाई साहब उसका ध्यान नहीं रखते और उसे डांटते नहीं तो वह कभी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, अपना पूरा समय खेलकूद और पतंगबाजी में व्यतीत कर देता और कभी भी कक्षा में प्रथम नहीं आ पाता। प्रश्न 2, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत है? उत्तर है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा पद्धति पर व्यंग करते हुए कहा है कि आज की शिक्षा व्यवहारिक नहीं है। यह शिक्षा बच्चों को रटना सिखाती है, समझना नहीं। हमारे समाज की जगह यूरोपीय समाज के बारे में रटाती रहती है। शिक्षा मातृभाषा में नहीं दी जाती। विषयों का अधिक विस्तार किया गया है, जिसमें विद्यार्थी की अपनी सूझबूझ, परिवेश, वातावरण और अनुभव का कोई स्थान नहीं होता। इसमें खेल कूद का समावेश नहीं होता। खेलों से जो गुण बच्चे सीखते हैं, जैसे अनुशासन, सद्भावना, आपसी मेलजोल आदि की अनदेखी होती है। मैं लेखक से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि जीवन में केवल किताबी ज्ञान ही मायने नहीं रखता, बाकी चीजें भी महत्व रखती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ही नहीं, व्यवहारिक भी होना चाहिए। शिक्षा को छात्र का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ होना चाहिए। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उत्तर है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ किताबें पढ़ने से नहीं, जीवन के अनुभव और दुनिया देखने से आती है। उन्होंने अपने माता पिता का उदाहरण देकर कहा कि अम्मा दादा को यह नहीं मालूम कि अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र है, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। दूसरा उदाहरण वे हेड मास्टर का देते हुए कहते हैं कि वे तो ऑक्सफोर्ड से एमए किए हैं, लेकिन फिर भी उनके घर का इंतजाम उनकी माँ देखती है, क्योंकि उनकी माँ को उनसे ज्यादा दुनिया और जीवन का अनुभव है। प्रश्न 4, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? उत्तर, छोटा भाई जब जब खेल कूद में अपना समय व्यर्थ करता था, तब तब बड़े भाई साहब उसे डांट फटकार के साथ समझाते थे। उन्होंने समझाया कि किताबें पढ़ लेने से दुनिया और जीवन की समझ नहीं आती, जिंदगी के अनुभव से जीवन की समझ आती है। उन्होंने अपने दादा और अम्मा का उदाहरण देकर समझाया कि उनके दादा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उन्हें हमसे ज्यादा जीवन और दुनिया की समझ है। उन्होंने दूसरा उदाहरण हेडमास्टर का देते हुए कहा कि वे तो ऑक्सफोर्ड से एमए किए हैं, उनका वेतन महीने भर में खत्म हो जाता था, कर्ज में डूबे रहते थे, लेकिन जब से उनकी माँ ने घर का इंतजाम अपने हाथों में लिया है, तब से सब कुछ अच्छे से चल रहा है। बचत भी हो जाती है, क्योंकि उनसे ज्यादा उनकी माँ को दुनिया और जीवन का अनुभव है। इसलिए ये मत सोचो कि मेरी बराबरी में आ गए हो तो मुझसे ज्यादा समझदार हो गए हो। यही बातें सुनकर छोटे भाई के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। प्रश्न 5, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। उत्तर, बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते थे, कभी खेलने तक नहीं जाते थे। वे बड़े भाई का कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते थे और छोटे भाई का पूरा ध्यान रखते थे। वे छोटे भाई को हमेशा नसीहत देते रहते थे कि खेल कूद में समय ना गवाकर पढ़ाई में ध्यान लगाए।
भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें और सूखती बाण चलाते कि छोटा भाई नतमस्तक हो जाता। वे आत्मनियंत्रण को महत्व देते थे। उनका विश्वास था कि कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। वे जीवन से संबंधित विभिन्न उदाहरण देकर छोटे भाई को समझाया करते थे। प्रश्न 6 है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? उत्तर है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि मात्र किताबी ज्ञान से हम कक्षा में प्रथम तो आ सकते हैं, लेकिन जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अनुभव की जरूरत होती है, जो हमारे अंदर उम्र बढ़ने के साथ आता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों और अड़चनों को पार करने से हमारा अनुभव एवं सूझबूझ बढ़ती है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वे माँ और पिताजी का उदाहरण देते हैं कि विषम परिस्थितियों में हम घबरा सकते हैं, परंतु पिताजी उनका हल बिना घबराए निकाल सकते हैं। वे अनपढ़ होने के बावजूद अनुभव में हमसे बड़े हैं। दूसरा उदाहरण वे अपने हेडमास्टर का देते हैं कि एमए होने के बावजूद उन्हें घर चलाने का अनुभव नहीं है। उनके घर का इंतजाम उनकी माँ देखती है। प्रश्न 7, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है? उत्तर है इसका, मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं बड़े भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। उत्तर है, मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डी फिल और डी लीट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा यानी पिताजी भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। उत्तर है, संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। बड़े भाई साहब लंबे थे ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। उत्तर है, बड़े साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। उत्तर है, हम जो कुछ भी पढ़े उसे समझकर अपने जीवन में उतारे, उसकी गहराई को समझे, तभी हमारी बुद्धि का विकास होगा। परीक्षा तो कोई भी बिना समझे रटकर पास कर सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। हम स्कूल में जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, उसका अभिप्राय समझना चाहिए, तभी हमारी पढ़ाई सही मायने में पढ़ाई होगी। रटने से सिर्फ परीक्षा पास की जा सकती है, विद्वान नहीं बन सकते, सफल जीवन नहीं जी सकते। शिक्षा हमें दुनिया के बारे में बताती है, उसे समझना होगा, रटना नहीं। हमारी तार्किक बौद्धिक क्षमता तभी आएगी जब हम किताबों को पढ़कर उसे समझे। सही गलत फैसला तभी ले सकेंगे जब किताबों में लिखी बातों को रटे नहीं, अपितु उसे समझकर आत्मसात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है,
मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। उत्तर, अधिकतर देखा गया है कि जब आदमी मौत के करीब रहता है या फिर किसी विपत्ति में फंसा रहता है, तब भी वह मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है, अर्थात उसका लगाव सांसारिक और भौतिक वस्तुओं की ओर लगा ही रहता है, जबकि उसे मालूम है कि अब ये सब चीजें मेरे काम की नहीं है। उसी प्रकार विपत्ति में भी व्यक्ति अपना धन खर्च करना नहीं चाहता। वह विपत्ति की कठिनाइयों को सहन करता रहता है, लेकिन थोड़ा सा धन खर्च करके विपत्ति से निकलने में हिचकिचाता है। ऐसे ही छोटे भाई की स्थिति थी। वह बड़े भाई साहब से हर समय खेल कूद के संबंध में डांट फटकार सुनता रहता है, लेकिन खेल कूद के अपने मोह या लगाव को दूर नहीं कर पाता। डांट पड़ने के बाद फिर खेल कूद में लग जाता था। प्रश्न 3, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? उत्तर है, कहते हैं यदि बहुमंजिला मकान बनाना है तो उसकी नींव गहरी और मजबूत बनानी चाहिए, तभी मकान कई सालों तक टिका रहेगा, अन्यथा जल्दी ही धाराशायी हो जाएगा। यह बात बड़े भाई साहब के लिए कही गई है, क्योंकि बड़े भाई साहब 1 साल का काम 2 साल में करते थे। एक कक्षा को पास करने में 2 से 3 साल लगा देते थे। शायद वे शिक्षा रूपी मकान की नींव बड़ी मजबूत बनाना चाहते थे, जिस पर वे अपना आलीशान महल खड़ा कर सके। प्रश्न 4, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। उत्तर है, छोटा भाई कटी पतंग को पकड़ने के लिए अपनी आंखें आसमान की तरफ गड़ाए हुए था और पतंग किसी आकाश में चलने वाले किसी राहगीर की तरह मंद गति से अपनी ही धुन में झूमता हुआ नीचे की ओर आ रहा हो, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त भाव से, अर्थात बिना किसी सुख दुख के भाव से नीचे मृत्यु लोक में कोई शरीर धारण करने आ रही हो। भाषा अध्ययन में देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए और इसका उत्तर है, पहला नसीहत, इसके पर्यायवाची शब्द सीख शिक्षा, राजा के पर्यायवाची नरेश भूपति, रोष के पर्यायवाची क्रोध गुस्सा, ताज्जुब के पर्यायवाची आश्चर्य हैरानी और आजादी के पर्यायवाची है स्वतंत्रता स्वाधीनता। प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा, सिर पर नंगी तलवार लटकना, और वाक्य होगा, छोटे भाई के सिर पर हमेशा बड़े भाई की डांट फटकार की नंगी तलवार लटकती रहती थी। दूसरा मुहावरा, आड़े हाथों लेना, वाक्य होगा, जब महेश ने छोटे भाई की बेवजह पिटाई कर दी तो माताजी ने उसे आड़े हाथों लिया। तीसरा, अंधे के हाथ बटेर लगना, वाक्य होगा, छोटा भाई बिना पढ़े लिखे कक्षा में प्रथम आ गया, जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई। चौथा है, लोहे के चने चबाना, वाक्य होगा, आज अच्छी नौकरी पाने के लिए लोहे के चने चबाना पड़ता है। पांचवा, दांतों पसीना आना, वाक्य है, प्रतियोगिता परीक्षा पास करने में दांतों पसीना आ जाता है। छठवा, ऐरा गैरा नत्थू खैरा, वाक्य है, आजकल कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा नेता बन जाता है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव देसी आगत शब्दों को दिए गए उदाहरणों के आधार पर छांट कर लिखिए। उत्तर है, और तत्सम शब्द है जन्म सिद्ध अधिकार, चेष्टा, सुक्तिबाण, अधिपत्य, प्रातःकाल, निपुण, विद्वान, अवहेलना। तद्भव शब्द है भाई साहब, पन्ना, आंख। देशज शब्द है आंख फोड़, मेला, फटकार, जानलेवा, घुड़कियां, दाल भात। और आगत शब्द है तालीम, हाशिया, जल्दबाजी, जमात, हर्फ, मसलन, स्पेशल, स्कीम, टाइम टेबल, तमाशा, पोजीशन, फजीहत। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक? लिखिए। का, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया, इसमें सकर्मक क्रिया है। ख, फिर चोरों से जीवन कटने लगा, इसमें अकर्मक क्रिया है। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, सकर्मक क्रिया है इस वाक्य में। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा, इसमें भी सकर्मक क्रिया है।
समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। च, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसमें अकर्मक क्रिया है। प्रश्न 5, इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। विचार, इतिहास, संसार, दिन, नीति, प्रयोग, अधिकार। इसमें इक प्रत्यय लगाना है। शब्द और प्रत्यय अलग अलग दिया है यहाँ पे। विचार में इक प्रत्यय लगाकर तो वैचारिक बनेगा। इतिहास में इक प्रत्यय लगाए तो ऐतिहासिक शब्द बनता है। संसार में इक प्रत्यय लगाने पर सांसारिक शब्द बनेगा। दिन में इक प्रत्यय लगाए तो दैनिक शब्द बनेगा। इसी तरह नीति में इक प्रत्यय लगाए तो नैतिक बनेगा। प्रयोग में इक प्रत्यय लगाए तो प्रायोगिक बनेगा। अधिकार में इक प्रत्यय लगाए तो आधिकारिक शब्द बनेगा। समाप्त। धन्यवाद।